अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ फ़ारूक है और आप लोग देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। कुछ दिन पहले मैंने जो है ना अपना लेटेस्ट रिकमेंडेशन जो थी वाया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर आईटी इन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। और तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप अपना बाकी जितने भी रिकमेंडेशन हैं उनके भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं बाकी मेरी 5 रिकमेंडेशन इसके अलावा थी, छठी रिकमेंडेशन थी मेरी ये प्रोग्राम ऑफिसर वाली। तो मैं अब क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पहली से लेके ऑनवर्ड जितने भी मेरे 5 इंटरव्यूज़ थे उसके अलावा थे उनके एक्सपीरियंस, और एक मेरी मैं नॉट रिकमेंड हुआ था लेक्चर कंप्यूटर साइंस 2020 में, उसका भी इंशाल्लाह इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है ना वो इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरी जो पहली रिकमेंडेशन थी वो 2017 में अनाउंस हुई थी, कुछ सीट्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BS17 में, जो कि पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई थी। उसका केस नंबर 25C/2017 था, क्योंकि पहली रिकमेंडेशन थी तो पहली रिकमेंडेशन के मुतालिक आप कुछ भी नहीं भूलते, आपको सारी चीज़ें याद होती हैं। 25C/2017 उसका केस नंबर था। उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं कि कैसे जो है मेरी इसमें बाई चांस रिकमेंडेशन हुई है। वो कुछ ऐसे हुआ कि हमारा जो रिज़ल्ट था ना, मेरा जो BS कंप्यूटर साइंस का बैच है वो 2013 से 2017 का था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो हमारा रिज़ल्ट जो है ना वो ज़ाहिर है आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। तो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो एग्जीबिशन थी ना या एवेलुएशन थी वो थोड़ी सी लेट हुई थी। तो जुलाई के महीने में जून के एंड था और जुलाई का शुरू था। उस दौरान जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस और बाकी मज़ामीन के लेक्चर की जो है ना काफ़ी सारी पोस्ट जो है वो अनाउंस की। 2017 का बैच था, बहुत वसी बैच था। उसमें 60 सीट्स थी कंप्यूटर साइंस मेल की। तो लेकिन उस वक्त तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी। हमने जो है कोशिश भी की कंट्रोलर्स और असिस्टेंट कंट्रोलर से मिलकर कि सर हमारा जो है ना पहले एवेलुएशन हो जाए, लेकिन वो बस किस्मत में नहीं थी, तो वो एवेल्यूशन नहीं हो सकी। तो मैं उस सीट पे अप्लाई नहीं कर सका जो लेक्चर कंप्यूटर साइंस 2017 में। हमारे डिपार्टमेंट हेड ने कहा था कि आप इस तरह से करें कि आपको पता तो है कि आपकी इतनी सी GP बनेगी, लेट से 7 सेमेस्टर में आपकी 3.5 है, तो आप 3.5 लिख के जो है इसमें अप्लाई कर दें, हम आपको बैक डेट में जो है ना रिजल्ट कार्ड इशू कर देंगे अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो बस उस वक्त लेकिन कुछ इतनी खास तैयारी भी नहीं थी, ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश जो है अभी हमने की थी और अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया था तो सीट्स आ गई थी। तो उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हम क्लियर कर लेंगे, और चांस भी हमें पता कि 3 होते हैं, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा रिलेक्टेंट था मैं कि मैं नहीं, इसमें मैं अप्लाई नहीं करता। तो कर देना चाहिए था, खैर वो मेरी गलती थी, लेकिन नहीं। तो वो सीट्स जो है ना इस वजह से मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सका। तो जैसे हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ, हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था 7 जुलाई को। तो जुलाई का महीना अभी एंड ही था कि ये सीट्स जो है ना वो अनाउंस होगी। अगस्त में इसकी क्लोजिंग डेट थी, अगस्त की कुछ डेट थी 2017 की। तो इसमें मेरा बिल्कुल भी माइंड डिसाइड नहीं था, मेरा शुरू से था कि मैंने लेक्चरशिप की तरफ जाना है। तो ये पंजाब स्पेशल एजुकेशन का तो नाम भी नहीं सुना था उससे पहले, तो मैंने इसमें अप्लाई ही नहीं किया। तो 1-2 दिन रहते थे तो मेरे कज़न थे, उसने मुझे कहा कि नहीं यार खैर को नहीं अप्लाई कर दो, एज एक्सपीरियंस है ठीक। तो मैंने उसकी बात में आगे इस पर खैर अप्लाई कर दिया था। अप्लाई किया तो टेस्ट हुआ, सरगोदा ही टेस्ट था हमारा, कंप्रिहेंसिव नहीं सॉरी मसाली स्कूल में हमारा इसका टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट दिया, मेरे सारे दोस्तों ने दिया था जितने भी क्लास फेलोज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर कर गया था। बाकी मेरे जो दोस्त थे शायद उनकी तैयारी नहीं थी या जो भी चक्कर था। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोगों से मैं शेयर करूँगा कि कैसा इंटरव्यू था। तो इसके पहले आप देख लें रिकमेंडेशंस। तो ये टोटल 15 सीट्स थी, जिनमें से 13 ओपन मेरिट पे थी और 2 जो थी वो वोमेन कोटा की थी। हमारे इस बैच में ये जो सेकंड नंबर पे वकास महबूब साहब थे, ये हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी सिलेक्ट हो गए थे, और सेम टाइम में ये लेक्चर कंप्यूटर साइंस जो कि 2017 में आई थी उस बैच में सिलेक्ट हो गए थे। तो ये जो है लेफ़्ट कर गए थे हमारे बैच में से, उन्होंने हायर एजुकेशन को प्रेफर किया था। बाकी हम जो है तकरीबन सारों ने हमने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैं लेक्चर सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद अमारा है, ये भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गई थी। उमैर अली जो है वो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसालपुर मंडी बाउलदीन, तो रिसेंटली उसमें लेक्चरार सेलेक्ट हुए हैं, अभी उन्होंने लेफ़्ट करके जाना है। और इसके अलावा बाकी अभी दोस्त जो है हमारे वो काम कर रहे हैं इसमें। तो इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये जब मैंने आया था तो मैंने एज इट इज़ वो लिख के जो है ना अपने ग्रुप में पोस्ट किया था। तो मैं यहाँ क्या कहते हैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूँगा जितने भी क्वेश्चंस थे, और मैं वैसे भी बता देता हूँ कि क्या था। तो क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था तो इससे पहले कोई एक्सपीरियंस था नहीं। मेरे भाई जो थे वो लेक्चर सेलेक्ट हुए थे पहले,
उनसे मैंने थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली थी, ज़ाहिर है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस के थे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल जो चीज़ें हैं वो मुझे काफ़ी हद तक गाइड करती थी, ड्रेसिंग वगैरह के मतलब और ये वो आगे पीछे। तो उस वक्त ज़ाहिर हम नए नए निकले थे करके, और कुछ फिनंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कोई प्रॉपर मेरे पास 2 पीस या 3 पीस या इस तरह का कोई सूट वगैरह नहीं था। तो मैंने मुझसे बड़े भाई हैं तो उनका जो सूट है वो बोरो किया, वो क्योंकि मेरा और उनकी तकरीबन फिजिक्स सेम थी, वो मैंने पहना। यानी कि मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रेसिंग कितना असरअंदाज करती है, कि मतलब वो ज़ाहिर बिल्कुल फिट तो नहीं बैठ सकती, लेकिन मैंने गुजारा कि उसमें उनसे मैंने बारो किया और मैं इंटरव्यू देने पहुंचा। एक दिन पहले मैं चला गया था लाहौर, वहाँ पे मैं रेस्ट की, मैंने थोड़ा बहुत देखा वेखा तैयारी। तो क्योंकि अच्छा, तैयारी के सिलसिले में अक्सर आप लोगों के फिर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर तैयारी के मतलब आप नहीं बताते। तैयारी मैंने थ्रू आउट इस इंटरव्यू की यूट्यूब से की थी, और यूट्यूब में भी 2-3 चैनल थे जिनसे मैंने तैयारी की थी। टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें एक यूसुफ शकील साहब थे, वो डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के इसके लेक्चर्स थे, उनसे मैंने की थी। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैंने गैट स्मैशर से किया था इसका इंटरव्यू की तैयारी, और इस तरह के बाकी सब्जेक्ट जो मिले जुले, लेकिन ये यूसुफ शकील और गैट स्मैशर मुझे याद है कि मैंने उसी से किए थे। तो 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर को 2017 को मेरा इंटरव्यू था, ये सर्दी के दिन थे, तो एक दिन मैं पहले चला गया था। तो ये 5th फ्लोर पे हमारा इंटरव्यू हुआ था, और कमेटी नंबर 521 थी, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है एज इट इज़, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और मेरा इंटरव्यू का नंबर था 6, मुझसे पहले 5 नंबर और थे, और 5th फ्लोर पे हमारा इंटरव्यू था। मैं जाके बैठ गया, मुझसे पहले 5 लोग जा चुके थे, और एक बल्कि खुशाब के भाई भी थे, अंजुम नाम था उनका मेरे ख्याल में, वो मुझसे पहले गए थे, तो उनका 5वां नंबर था, मेरा 6 नंबर था, उनसे मैं हेलो हाई हुई थी मेरी। तो उसके बाद मेरा नंबर आया जी। बाकी तो ज़ाहिर है वो आपको पता है, जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है बादशाह तो नहीं करने देते, वो तो फ़ौरन से वहाँ से निकालते हैं, और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के हवाले करते हैं और बात नहीं करने देते, निकाल देते हैं। तो ज़ाहिर है उनसे मैं बात तो नहीं कर सका, लेकिन पहला एक्सपीरियंस था तो चला गया मैं। इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब उसने मुझे कहा कि आपका नंबर है, तो मैं जाके उस कैबिन के आगे खड़ा हो गया, और लिटरली मेरी जो है ना टांगें कांप रही थी। तो इसमें कोई बात नहीं है तस्लीम करने में। इंटरव्यू का एक क्रिज्मा होता है, जो जितना मर्जी बंदा हो, जिस अच्छी पोस्ट पे हो, या चाहे फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, इंटरव्यू आपको नर्वस करता ज़रूर है। वो आपके तरीके हम किस तरह से टैकल करते हैं। तो मैं लिटरली कांप रहा था, तो मैंने बल्कि फिर जाके पहले पानी पिया थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो है मैं इंटरव्यू हुआ। तो पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं इसे बता देता हूँ। जैसे मेरे रूम का इंटरव्यू हुआ, तो 3 बंदे जो हैं बैठे हुए थे। एक चेयरमैन साहब थे, तारिक साहब थे, उनका नाम था तारिक महमूद, पता नहीं क्या, 2 उस वक्त तारिक महमूद काम करते थे पीपीएससी में। एक तो न्याजी साहब थे, वो तो बड़े स्ट्रिक्ट थे। ये दूसरे थे, बड़े अच्छे थे, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और 2 बंदे इनके आसपास बैठे हुए थे। तो मैं जाके बैठा, मैंने अस्सलाम वालेकुम वगैरह कहा, और जाके सीट पर मैं बैठ गया। तो जब मैं जाके बैठा था, वो अखबार पढ़ रहे थे चेयरमैन साहब, वो थोड़ी देर अखबार पढ़ते रहे। तो मैंने भी इनको ना कुछ, जैसे कि लोग अटेंशन डाइवर्ट करवाने के लिए थोड़ा सा कफ टाइप की या कुछ आवाज़ पैदा करते, मैं चुप करके बैठ रहा, मैंने कुछ नहीं किया। तो 1-2 मिनट के बाद वो खुद ही उन्होंने रखा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी तरफ देखा बल्कि, और उसने हेलो हाय वगैरह थोड़ा बहुत हुआ। इंट्रो नेम मुझसे उसने पूछा, इंट्रो मैं इंग्लिश में तैयार करके गया था, लेकिन इंट्रो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। तो डायरेक्ट उसने एसएस को कहा कि, यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, कि सर आप क्वेश्चनिंग करें। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है ना, उसके हाथ में कोई 4-5 पेजेस थे, शायद ज़्यादा थे, तो उस पर ना क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए थे। उसने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को मैं बता, तो ज़ाहिर है पता होगा, बाकियों को मैं बता दूं कि एक हमारा बीएस और मास्टर लेवल हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं एल्गोरिथम के नाम से, एनालिसिस या डिज़ाइन ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम। तो वो मुझे लगता था कि उस वक्त मुझे आता है, हालांकि मुझे आता नहीं था वो। बाद में मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, तो अभी भी मैं डरता हूँ उस सब्जेक्ट को कहने के लिए कि मुझे आता है। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मैंने उनको कहा कि मुझे एल्गोरिथम्स जो है वो अच्छे से आते हैं। शायद उसके पास एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन कम थे या जो भी था। उसने मुझे पूछा कि इसके अलावा आप कोई और बताएं। तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे डाटा स्ट्रक्चर्स आता है। डाटा स्ट्रक्चर मुझे उस वक्त भी ठीक से आता था। उसने कहा तीसरा बताया, मैंने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, क्योंकि ये उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ आसान सा सब्जेक्ट है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया कि उसके पास 4-5 पेजेस थे, उसने उसमें से देखा, पेजेस में से 3-4 पेजेस निकाले और बाकियों को उसने टेबल पे रख दिया। तो उसके बाद उसने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। तो उसने, क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ था कि मेरा एल्गोरिथम्स और डाटा स्ट्रक्चर्स स्ट्रांग है, तो उसने मुझसे पहला क्लास जो क्वेश्चन था वो डाटा स्ट्रक्चर से पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि डायरेक्टेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो मैंने, ज़ाहिर है ये एक इजी सी टर्म है, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में और वेटेड ग्राफ के बारे में उनको बता दिया। फिर उसने मुझे कहा कि इनके आप एक एग्जाम्पल थे, तो मैंने वो एग्जाम्पल भी दे दी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि डिकिस्ट्रा और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम आपने पढ़े हैं। मैंने कहा जी सर मैंने पढ़े हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनके बारे में ज़रा बताएं। तो मैंने उनको बताया कि वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं भी बता ही रहा था। उसने कहा दैट्स इनफ।
फिर उसने मुझसे पूछा कि साइक्लिक कंपोनेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है। तो ये भी ग्राफ में एक टर्म होती है, तो मैंने उसको बताया कि सर साइक्लिक कंपोनेंट ये चीज़ होती है। उसके बाद उसने मुझे कापी पेंसिल दी, उसने मुझे कहा कि आप मुझे जो है ना इस पर फोर्ड फुल्करसन का सूडो कोड लिख के दिखाएं। फोर्ड फुल्करसन भी एक एल्गोरिथम है, तो थोड़ा सा टफ है, तो मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इसका सूडो कोड जो है ना अभी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। उसने मुझे कहा कि बेटा आपने अभी ने कहा है कि आपको एल्गोरिथम्स आते हैं। मैंने कहा जी सर मुझे आते हैं, लेकिन सूडो कोड जो है ना मैं अभी सॉरी नहीं लिख पाऊँगा। तो उसने कहा चलें ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा स्विच किया सब्जेक्ट को और नेटवर्किंग वाली साइड पे आ गए। तो उसने मुझसे पूछा कि आप बताएंगे रिपीटर और एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने उसको बताया कि सर रिपीटर और एम्पलीफायर ये है। फिर उसने मुझसे पूछा कि TCP/IP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल सूट है, ये भी मैंने उसको बताया। उस वक्त मुझे मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नया नया मैं आया था, तो मुझे नहीं TCP/IP का कोई इतना ज़्यादा आइडिया था। तो उसने मुझसे पूछा कि TCP किस लेयर पे काम करता है। तो TCP/IP अपने आप में एक प्रोटोकॉल सूट भी है और एक सिंपल प्रोटोकॉल भी है जो कि डाटा डिलीवरी का काम करता है, और वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को बता दूँ, तो मैं उसको पिक ही नहीं कर पाया कि मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। मैंने उसको कहा कि सर आप TCP/IP तो बताते खुद एक प्रोटोकॉल है, बल्कि उसी के अंदर लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं या 5 लेयर्स हैं, तो TCP कौन सी लेयर पे काम करेगा, मुझे इसकी समझ नहीं आई। उसने मुझे कहा बेटा देखो TCP एक प्रोटोकॉल भी है। मैंने कहा जी सर प्रोटोकॉल सूट है। उसने कहा नहीं एक प्रोटोकॉल भी है। खैर वो मैं इसको नहीं समझ पाया और वो मैं इसको अच्छे से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने बहस बिल्कुल भी नहीं की। जैसे मुझे लगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आ रही, तो मैंने उसको कहा सर सॉरी सर मैं ये नहीं बता सकता। फिर उसने मुझसे प्रॉबिंग के बारे में पूछा, ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टर्म है, हैशिंग के दौरान यूज़ होती है। मैंने उसको बताया कि सर प्रॉबिंग ये होती है। फिर उसने मुझसे पूछा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ उसने मुझसे पूछा। मैंने उसको बता दिया कि सर एनालॉग सिग्नल ये होता है और डिजिटल ये। फिर उसने मुझसे पूछा कि कुछ वायरलेस प्रोटोकॉल्स के नाम बताएं। तो वायरलेस प्रोटोकॉल्स मुझे उस वक्त भी नहीं पता थे और अभी भी नहीं पता कि वायरलेस प्रोटोकॉल उसने क्या पूछा था मुझसे। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे नहीं पता वायरलेस प्रोटोकॉल के बारे में। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ट्राई करें बताने की। मैंने उसको ब्लूटूथ वगैरह बताया, पता नहीं फिर उसने वो ठीक कंसिडर किया या नहीं। अच्छा, उसने फिर दोबारा से नया सब्जेक्ट, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैंने उसको अपने फेवरेट बताया था, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। तीसरा सब्जेक्ट उसने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया। उसने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ सेगमेंटेड पेजिंग। अब उस वक्त मुझे नहीं पता था सेगमेंटेड पेजिंग क्या होती है। मैंने सेगमेंटेशन भी पढ़ा हुआ था और पेजिंग भी पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि वो ये पूछना चाह रहा है कि सेगमेंटेशन क्या है। तो मैं सेगमेंटेशन को मैंने डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। उसने कहा नो, मैंने समझा शायद वो पेजिंग के बारे में पूछ रहा है। मैंने पेजिंग को डिफाइन करना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने गौर से सुनो बेटा, मैंने आपसे पेजिंग में या और सेगमेंटेशन में डिफरेंस नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि सेगमेंटेड पेजिंग क्या होती है। तो मुझे नहीं पता उस बारे में, खैर मैंने यहाँ पे ब्लंडर लगाया, यानी कि तुक्का लगाया, पता नहीं अब वो लगा था या नहीं, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे उस वक्त ये चीज़ नहीं पता थी। अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि आप मुझे बताएं कि स्केजुलर की कितनी टाइप है, ये शेड्यूलर जो भी आप लोग पढ़ते हो। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन था, मैंने उसको बता दिया इसके बारे में। फिर उसने मुझसे पूछा कि मीडियम टर्म स्केजुलर क्या चीज़ होती है। मैंने उसको बताया, यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। यहाँ पे भी उसने मुझसे एक पॉइंट था जो मैंने उसको बोला, उसने उसको पिक कर लिया और मुझसे थोड़ी सी बहस की। खैर मैंने उसको तुक्का लगाया था, तो मेरा तुक्का यहाँ पे ठीक बैठ गया। यहाँ पे जो है ना चेयरमैन साहब ने मुझे इंटरप्ट किया। उसने कहा कि एग्जैक्टली यही उनकी लाइन थी। उसने कहा बेटा रिलैक्स करो, यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि इस वक्त तक जितने भी क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से मैंने एक भी गलत आंसर नहीं किया था। तो मैंने उनको कहा कि सर थैंक यू। लेकिन उसके बाद पहले अगले ही क्वेश्चन आया और वही मुझे नहीं आता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस है। अब तो ज़ाहिर हमने इतनी दफ़ा ये चीज़ें पढ़ ली हैं और बच्चों को पढ़ा दी हैं, तो अब तो ये समझ आ गई है कि क्या डिफरेंस होता है। उस वक्त ज़ाहिर है नए नए हम गए थे BS करके, पता था कि कुछ चीज़ें होती हैं, डिफ़ाइन करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं इसको यहाँ इस क्वेश्चन पे जो है ना कायल नहीं कर पाया। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेरा गलत था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। तो मैंने जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बताया उनको। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक टर्म का डिफरेंस आया था प्रोग्राम और प्रोसेस में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। नेक्स्ट उसने मुझसे पूछा कि ज़ोंबी प्रोसेस क्या होते हैं। ये टर्म जो है मैंने उस वक्त फर्स्ट टाइम सुनी थी, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई प्रोसेस होता है। मैंने डायरेक्ट सॉरी का, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने डायरेक्ट सॉरी का, उससे पहले मैं कुछ ना कुछ जवाब दे रहा था। अच्छा जी, उसके बाद ज़ोंबी प्रोसेस के बाद हो गया। फिर उसने प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा कि आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है। मैंने कहा सर मुझे अच्छी से आती है, क्योंकि मुझे ऊप आती थी। तो उसने मुझसे पूछा कि लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग का बताएं। ये मुझे अच्छे से आता, तो उस वक्त भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में हेल्प करता है। वो वर्चुअल फंक्शन के बारे में पूछ रहा था, मैंने उसको भी डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट उसने मुझसे पूछा कि बाइट कोड क्या होता है।
तो बाइट कोड हमने कुछ उस वक्त पढ़ा हुआ था, मैंने कुछ डिफ़ाइन करने की कोशिश की और नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं इस तरह से नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, यानी कि मैंने जवाब दिया लेकिन उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डॉट क्लास फाइल इन जावा प्रोग्राम, कि जावा प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हो या उसका सोर्स कोड लिखते हो तो उसमें एक फ़ाइल बनती है डॉट क्लास के नाम से, उसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ भी मैंने कुछ उसको उल्टा सीधा बताया, नहीं पता था मुझे इस वक्त। नेक्स्ट उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, डेटाबेस की तरफ उसने शिफ्ट किया। उसने मुझसे पूछा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, तो मैंने उसको डिफाइन किया कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। उसने मुझसे उसमें पूछा कि इस रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन क्या होता है, मैंने रिलेशन को डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन उनकी तरफ से था कि रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करें, तो टेबल में और रिलेशन में कुछ डिफरेंस होता है, वो ये बंदा पूछ रहा था। मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ उसको बताई। नेक्स्ट उसने कहा कि कार्डिनैलिटी क्या होती है और उसके एग्जांपल दें। मैंने कार्डिनैलिटी को डिफ़ाइन किया और इसके एग्जांपल दी। फिर उसने मुझसे पूछा कि सर बेटा रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है। रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्जन से मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था। मैंने उसको कहा कि सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं रिकर्जन को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। उसने कहा कि रिकर्जन को डिफ़ाइन करें। मैंने रिकर्जन को डिफ़ाइन किया। उसने कहा अब इसको रिलेशन या टेबल के तनाजुर में मुझे बताएं, तो मैंने उसको बताया। उसने कहा यस इसी तरह से ये होता है, रिकर्सिव रिलेशन था। अच्छा, उसके बाद उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा कि देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें रन हो रही होती हैं, सीपीयू जो है एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मैंने कहा यस सर। उसने कब तक फिर ये बताएं कि हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद कंकरेंसी, तो मैंने इसको थोड़ा सा बहुत बताया इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है ना चेयरमैन साहब ने कह लें कि इंटरव्यू अपने तरफ मुतवज्जा कर लिया पैनल को, और उन यहाँ पे आके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने कहा कि सर ओके मेरी तरफ से। तो अब सीएम साहब यानी कि चेयरमैन साहब ने मुझसे क्वेश्चनिंग शुरू की। इस वक्त आ गई जिस वक्त मैं तकरीबन 15-20 मिनट गुजार चुका था और 20-25 क्वेश्चन के आंसर भी कर चुका था। उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उस वक्त तो खैर माहौल भी ठीक हो चुका था, मैं मेरी नर्वसनेस भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने इंग्लिश में, मैं बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इंग्लिश में या उर्दू में। तो ये जितनी भी मैं आपको चीज़ों पीछे मैंने बताई हैं जिनमें ये पेट डेफिनेशंस थी, जैसे कि डेडलॉक क्या है तो डेडलॉक को मैंने इंग्लिश में डिफ़ाइन किया। या उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे रिकर्सिव रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो ये मैंने उनको इंग्लिश में डिफ़ाइन किया, लेकिन जो उनको कुछ समझाना था तो मैंने उर्दू में किया। तो यहाँ लेकिन इंट्रोडक्शन उसने मुझसे पूछा तो मैंने रट्टा इंग्लिश में ही लगाया हुआ था और मैंने इसको इंग्लिश में ही बताया कि सारी चीज़ें कि सर मैं ये कर रहा हूँ। तो उसने मुझसे जब मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भक्कर था, लेकिन सीएम यानी कि चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि इट्स मीन यू बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट खुशाब। मैंने कहा नहीं सर मैं तो डिस्ट्रिक्ट खुशाब से नहीं हूँ, मेरा तो डिस्ट्रिक्ट भक्कर है। उसने कहा यस ओके भक्कर। उसने फिर मुझसे चेयरमैन साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि उस वक्त जो है ना दिसंबर 2017 में लंदन के मेयर थे अयाज सादिक, मेरे ख्याल में उनका नाम था, वो आए हुए थे 5-6 दिसंबर 2017 को। अगर आप गूगल करेंगे तो एग्जैक्ट डेट भी मिल जाएगी। उन्हीं दिनों मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी रिसेंटली विच ऑफिशियल फ्राम लंदन विजिट द पाकिस्तान, इस तरह करके उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा। तो मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो उस वक्त ना मेरा कोई इतना करंट अफेयर, खैर करंट अफेयर तो अभी भी मेरा उसकी तरफ फोकस नहीं होता, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ही वॉज मेयर ऑफ लंदन एंड नाउ टेल मी हिज नेम, इस तरह करके। तो मैंने कहा कि सॉरी सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लियर कर 2 दफ़ा सॉरी की एक ही क्वेश्चन पे। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स जो एक 5 ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, तो उस वक्त 2017-16 में ये बड़ी कह लो कि ट्रेंड में थी। मैंने कहा यस सर। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या है, तो मैंने उनको बता दिया ये है। फिर उसने मुझे कहा कि उस वक्त आप ये हैरान ना होइएगा, आप लोग इस वक्त जो लोग सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू देते हैं तो जीके नहीं पूछा जाता, जीके से रिलेटेड कोई टर्म नहीं पूछी जाती। उस वक्त चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, लेक्चरर का या सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसका भी, तो जनरल नॉलेज का पोर्शन इंटरव्यू में लाजमी होता था। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इंटरव्यू में ये चेयरमैन साहब पूछ रहे थे। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि आप मुझे कोई से 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम बताएं। मुझे आते भी बाई चांस 4 ही थे, तो मैंने 4 ही बताया। तो उसने कहा दैट्स इनफ। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया। मेरी एफएससी जो है वो सरगोदा से थी और उन्होंने मुझे कहा कि यार भक्कर के कॉलेज का तो बड़ा नाम है। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि आपने एफएससी सरगोदा के बजाय भक्कर से क्यों की। तो मैंने बताया कि सर मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है तो मैं वहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपके वालिद साहब ने डिसाइड किया था, आपकी इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी। मैंने कहा नहीं सर, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करूँ, तो मुझे भी ये फ़ैसला ठीक लगा, तो मैं इसलिए जो है ना उनके कहे पे मैंने अमल किया।
तो उसके बाद जी उन्होंने मुझसे पूछा बल्कि हाँ, यहाँ पे आके जो है ना चेयरमैन साहब ने जो है ना एक तीसरा बंदा उस वक्त बैठा हुआ था, जिसको मुझे नहीं पता वो डीआर था या डिपार्टमेंट से था या जो भी बंदा था, उसकी तरफ उसको मुझे रेफ़र कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि पहला क्वेश्चन कि आप मुझे बताएं कि भक्कर के बारे में और उसकी जियोग्राफी के बारे में बताएं। तो मैंने भक्कर और उसके हदूद अरबा सारा उसको बताया। तो उसने मुझसे पूछा कि आप ये बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पंजाब में। तो मैंने उनको टोटल डिस्ट्रिक्ट बताया। अगला क्वेश्चन उनकी तरफ से था कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री में क्या फ़र्क है। मुझे नहीं पता था वर्किंग बाउंड्री क्या है, बस ये पता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ चीज़ है जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कहलाती है। वर्किंग बाउंड्री का तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। उसने कहा ये बताओ कि ये मुझे मैंने बता दिया था कि सर ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ट्रेड कहाँ से होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मैंने कहा सर वाघा बॉर्डर से। तो उन्होंने कहा देखो हाँ, फिर इसका मतलब है कि वाघा बॉर्डर से होती है तो कहाँ, मतलब काम उस वहाँ से हो रहा है। मैंने कहा जी सर। उसने कहा फिर वर्किंग बाउंड्री कौन सी होनी चाहिए। मैंने कहा सर वही होनी चाहिए। तो वो थोड़ा हंसने लगे, तो मुझे पता चल गया मैंने गलत बताया। तो बाद में आके मैंने देखा था कि वर्किंग बाउंड्री और क्या फ़र्क है इसमें। आप भी देख लीजिएगा ये क्या चीज़ है। जो बाकायदा डिफाइंड एरियाज़ हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, और जो डिफाइंड नहीं है, जिन पे अभी कह लें कि हमारा क्लैश है, उनको हम वर्किंग बाउंड्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगेन सीएम साहब को उन्होंने, यानी कि चेयरमैन साहब को कहा कि सर आप पूछें। तो फिर दोबारा से चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि व्हाट बुक्स यू रिसेंटली रेड, कि कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आपने अभी भी पढ़ी हैं। तो ये मुझे उस वक्त पता था कि उस वक्त ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता था। तो मैं दो बुक्स के जो है ना पढ़ी तो मैंने नहीं थी। दो बुक्स के मैं कह लें कि यूट्यूब को एक चैनल होता था सी कीन के नाम से, आप पत्नी है या नहीं वो, तो उधर से जो है ना मैंने दो बुक्स के 17-18 मिनट्स का एक रिव्यू था, वो सारा कुछ बताता था, वो मैंने रटा हुआ था। एक बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच था, और दूसरा ग्रुप बुक का नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब मैं इनके राइटर्स के नाम मुझे पता था कि पूछेंगे, मैं रटा लगा के गया था। तो फिर मुझसे पूछा कि इनके राइटर्स के नाम बताएं। मज़े की बात है, इतना कच्चा मेरा रटा था। मैंने वो थिंक एंड ग्रो रिच का तो बता दिया, क्योंकि वो तो वो बड़े फेमस ऑथर थे, नेपोलियन हिल साहिब। लेकिन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मैंने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं आया। अच्छा, उन्होंने मुझे पूछा कि फिर आप मुझे जो है ना बताएं, थिंक एंड ग्रो रिच का थोड़ा सा बताएं क्या है। मैंने ज़ाहिर सुना हुआ था, मैंने उसको डिफ़ाइन किया सारा कुछ, लेकिन मैं सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाया। उसने अंदर से मुझसे जैसे बर्निंग डिज़ायर की एक टर्म पूछ ली थी कि बर्निंग डिज़ायर का एक चैप्टर है इसमें, वो क्या है, तो मैंने नहीं डिफ़ाइन कर पाया। हाँ, उसको थोड़ा बहुत पता आइडिया हो गया होगा कि मुझे ये मैंने ये पढ़ी नहीं हुई, सिर्फ पैनल को इम्प्रेस करने के लिए बोला है। तो मेरी आप लोगों को यही वो है कि झूठ ना बोलें। जो चीज़ आपने की हुई है दैट्स इट, ठीक है, वो आप बताएं। जो चीज़ आपने नहीं की हुई तो ओवर स्मार्ट ना बने, वो आपको पकड़े जाएंगे। उनकी सारी ज़िंदगी यही काम करते गुजरी है, इंटरव्यू लेते हुए, लोगों को एवेलुएट करते हुए, जज करते हुए, वो पकड़ लेते हैं। मैं पकड़ा गया था, लेकिन वो उसकी इंटरव्यू के जो पैनल के चेयरमैन थे उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे शर्मिंदा नहीं किया या कुछ इस तरह करके नहीं किया। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप क्या कर रहे हैं। उस वक्त में मेरे भाई की किराने की शॉप थी, तो मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह सुबह जाता था, बुक्स मेरे साथ होती थी, मैं वहाँ बैठ के पढ़ता था। जब कस्टमर वगैरह आना शुरू हो जाते थे तो मैं उनको डील करता था। तो 7 बजे जाके मैं तकरीबन शॉप ओपन करता था, 8:30-9 बजे भाई आते थे, 2-2.5 घंटे में बैठा करता था वहाँ पे, और उसके बाद मैं चला जाता था। फिर इसी तरह शाम को मैं दोपहर को भाई को रेस्ट करवाने के लिए चला जाता था। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला ना, मुझे कोई शर्म थी इसमें। तो मैंने सीधा बता दिया कि सर किराने की दुकान है भाई की, मैं वहाँ बैठता हूँ। उन्होंने कहा वहाँ क्या करते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत उनको बता दिया। उसने कहा आप इतनी सुबह क्यों जाते हैं। मैंने कहा सर हमारा जो इलाका है ना, उसको नवाही, चकूक और गाँव वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, और हमारा जो मेन कह लें कि बिज़नेस का दारोमदार है वो उन्हीं पे है। ज़ाहिर उन्होंने भी फिर आगे सारा दिन जो है अपनी दुकान वगैरह चलानी होती है, तो उन्हें कोशिश ये होती है कि वो सुबह सुबह आएँ, जो सामान वगैरह है वो लें, और लोग के उठने से पहले अपनी दुकानों पे पहुंच जाएं। 10-12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय करके वो आते हैं, और वहाँ फिर जो है ना वो सारा दिन अपनी दुकान वगैरह जो है वो कंटिन्यू रख सके। तो इसलिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि आईटी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, लोग इतनी ज़्यादा आगे जा रहे हैं, आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं अपने आप को कम्पिटेटिव रखने के लिए इतने कम इन्वायरमेंट में। तो ये ज़ाहिर है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था, या मुझसे मेरी राय मांगी गई थी, तो मुझे जो उस वक्त अच्छा लगा मैंने बताया। मैंने उनको बताया था कि सर मैं बहुत ज़्यादा पंगे लिए हुए हैं, मैंने ब्लॉगिंग वगैरह मैं करता हूँ सर, और कुछ टेक्नोलॉजी के फोरम्स हैं जिन पर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, लिखता हूँ। उस वक्त मैं लिखता भी था, मुझे बहुत शौक था लिखने का भी और ट्रबल शूटिंग वगैरह का भी। तो मैंने उनको 2-4 वेबसाइट जिन पर मैं काम करता था, लट से XDA फोरम्स था उन दिनों एंड्रॉयड से रिलेटेड, वो उनको मैंने बताया। और पाकिस्तान के एक उस वक्त उर्दू फोरम था IT दुनिया, उस पर मैं बहुत अच्छा कह लो कि एक्सपर्ट गिना जाता था,
वो मैंने उनको बताया कि सर मैं इस तरह के 2-4 चैनल हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी CGPA क्या है। तो मेरी CGPA थी जो मैंने उनको बता दी कि सर ये मेरी CGPA है। अच्छा, मज़े की बात है, अगला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि CGPA स्टैंड्स फॉर। अब मुझे GPA का तो पता था, ग्रेड पॉइंट एवरेज। सी जो है ना वो कभी इतना मैंने फोकस किया था इस पर, और ना कभी शायद ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने कहा सर मुझे तो, मैं उस वक्त मुझे शॉक या सरप्राइज़ रह गया कि यार मुझे CGPA का मतलब नहीं पता। तो मैंने ग्रेड पॉइंट एवरेज सर को उनको कहा कि सर GPA से तो ये बनता है, सी से मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे कहा कि यार तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा जी सर। उसने कहा यार 10-12 चीज़ें हैं। मैंने कहा जी सर। उनको आपने इकट्ठा किया है। मैंने कहा जी सर। और 12 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ओके सर। तो उसको क्या कहेंगे? मैंने कहा सर एवरेज। उसने कहा एवरेज का एक और नाम है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा रिकॉल करने की कोशिश करें और देखें सी से क्या बनता है। मैंने कहा सॉरी सर, मैं जो है ना नहीं रिकॉल कर पा रहा इस चीज़ को, मैंने तुक्का नहीं लगाया। तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि कम्युलेटिव कहते हैं सी से। और फिर थोड़ा शर्मिंदा हुआ तो उसने मुझे उस वक्त तसल्ली दी। उसने कहा देखो कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान को हर चीज़ का नहीं पता होता। और फिर उन्होंने सुकरात का एक हल्का सा मुझे किस्सा कोट किया कि सुकरात उस वक्त अपने बड़ा आलम फाजिल समझा जाता था। तो उस बंदे ने उससे किसी बंदे ने पूछा कि क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है? तो सुकरात ने कहा हाँ। तो उस बंदे ने पूछा जी यार वो कौन है? उन्होंने कहा यार ऐसा बंदा जिसको ये पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ पता है। कुछ तरह का किस्सा शायद आपने भी पढ़ा हो। इस तरह वो उन्होंने कोट किया, मुझे घुमा फिरा कर तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अगर आपको उस चीज़ का नहीं पता तो एट्स ओके। फिर उन्होंने मुझे कहा कि थैंक यू जेंटलमैन, यू मे लीव। और फिर मैं उनको अल्लाह हाफिज़ कह के जो है ना उठ के आ गया। तो ये मेरा इंटरव्यू था। तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैं सही से टैकल नहीं कर पाया, लेकिन इंटरव्यू लेंथ ही बहुत हुआ था। ये तकरीबन 35 से 36 मिनट का मेरा इंटरव्यू था, और इतना लेंथी इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं दिया। ये सब पहला इंटरव्यू था। उस वक्त मुझे पता नहीं था इतने लेंथी होते हैं नहीं, तो मेरे हिसाब से तो इतना होना भी चाहिए था। ज़ाहिर 17 स्केल की पोस्ट है। तो 35-36 मिनट का मेरा इंटरव्यू था ये। तो मैं बाहर आया, तो दोस्त के साथ आया हुआ था मैं। तो बाहर आकर उसने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि यार ये 2-4 ब्लंडर मारे हैं। उसने कहा यार कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो मुझे था कहीं ना कहीं किसी उसमें उनके आखिरी रिस्पांस से जो उन्होंने मुझे कोटेशन वगैरह सुनाई, और ये क्या शायद मैं इनको जो है ना पसंद आ गया। तो लेकिन मैं ज़ाहिर 100% तो इंसान को नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे था कि शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। तो फिर इसका मेरे ख्याल में 5 दिसंबर को इसका इंटरव्यू था, और दिसंबर में ही लास्ट डेज में, दिसंबर था कि पता नहीं जनवरी था, मुझे अब एग्जैक्ट डे याद नहीं है। तो इसका रिजल्ट आ गया था। जुम्मे का दिन था जिस दिन इसका रिजल्ट आया, मुझे अच्छी तरह याद है, जो मैं पढ़ के हम आए हुए थे। तो 5वें नंबर पर मेरा नाम था, तो मैंने देख लिया। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। कोई इतना आलम हाई फाई नहीं हुआ था, एक ना इतना गंदा हुआ था। 4-5 क्वेश्चन थे जिन पर मैंने सॉरी कहा, कुछ तुक्के भी लगाए जी के। हाँ ये है कि मेरा कोई भी गलत नहीं हुआ सिवाय वर्किंग बाउंड्री वाले के, वो मुझे सारे आते थे। उस वक्त मैं तैयारी कर रहा था 1 पेपर की थोड़ी बहुत। तो इनके साथ जो है मेरा मतलब मैं 5th पोजीशन पे मैं आया था। और इस इंटरव्यू में मेरे उस वक्त तक हाईएस्ट मार्क थे, यानी कि प्रोग्राम ऑफिसर से पहले 86 मार्क्स। तो अब मेरे प्रोग्राम ऑफिसर में आके 88 मार्क्स आए हैं, वरना उस वक्त तक मेरे ये हाईएस्ट मार्क थे 86, जो मैंने इस इंटरव्यू में अचीव किए थे। तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि बाद में मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़ जाएगा, तो मैं इसकी DMC जो है वो सेव नहीं कर पाया था। लेकिन ये रिटर्न रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जो है वो मेरे पास सेव थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कि वही जो है उस वक्त थोड़ा सा इसका चेंज हुआ करता था, अब जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इसका पैटर्न चेंज हो गया। उस वक्त जो है ज़रा ये बोल्ड करके लिखे जाते थे, तो परेशान नहीं होना कि कोई एडिट वगैरह है, तो इसी तरह हुआ करता था। तो ये मेरा इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, तो मैंने बता दिया। और 5th पोजीशन पे हूँ, ये भी मैंने बता दिया था। तो अगेन वही बात है कि जिस तरह के एक मशहूर है कि इंटरव्यू जो है वो टोटली लक बेस्ड है। ठीक है, लक बेस्ड है तो लक भी मैटर करती है। जैसे कि इस इंटरव्यू में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं आती थी। अगर इंटरव्यू पैनल वाले मुझसे उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेते तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाता। लेकिन इसके बाद आपकी तैयारी भी मैटर करती है। ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली लक है, आपको चीज़ें पता होती हैं तभी जाके आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और ड्रेसिंग के बारे में मैंने बता दिया कि ब्लू सूट तो उस वक्त भी मेरा अपना नहीं था। मैंने अपने जो एल्डर ब्रदर थे उनसे बोरो किया था वो, और ब्लू शर्ट के साथ वाइट शर्ट, सॉरी ब्लू सूट के साथ वाइट शर्ट, और ब्लू ही कलर की टाई थी, उस पर थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह थी, वो मैंने पहनी थी, और ब्लैक शूज़ थे। तो पिछले इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद में देख रहा था कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि सर ड्रेसिंग के बारे में बता दें। तो ड्रेसिंग ये देखो, मैंने उस वक्त उस इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कहा था कि फॉर्मल रखें। आप एक जॉब लेने जा रहे हैं तो जॉब वाला बंदे का हुलिया भी बना के जाएँ।
तो मेरे आप लोगों से यही एक मशवरा है। बाकी गर्ल्स की जो है वो मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, कुछ गर्ल्स ने भी कमेंट्स किए हुए थे कि सर गर्ल्स की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी इतना कभी देखा है कि गर्ल्स कैसे आई होती बैठी होती हैं, लेकिन हमने कभी अपने अपनी पड़ी होती है बंदे को, उस वक्त भी इतना नोट डाउन नहीं किया कि वो किस तरह से ड्रेसिंग करके आती हैं। ये है कि वहाँ पे मैंने ये बात नोट की है कि जो गर्ल्स जो बैठी होती हैं वो अबाया वगैरह उन्होंने कम डाला होता है, मतलब कि वो भी एक फॉर्मल ड्रेस में होती हैं और कोई इतना ज़्यादा फैंसी नहीं होता है, नीट एंड क्लीन ड्रेस होता है। तो देख लीजिएगा अगर कोई और आपको इस अच्छे से गाइड कर पाए इस बारे में। मेरे आपके बारे में मेल हजरात को मैंने पहले ही बता दिया था, और अभी भी मेरी यही है कि आप 2 पीस लाजमी एक सलवा लें। अगर आप PPSC एस्पायरेंट्स हैं तो आपको मल्टीपल टाइम ज़रूरत पड़ेगा, वो आपके काम आता ही रहेगा। पैसे ज़ाया नहीं होते, ठीक है वो 20-25 हज़ार आपका एक दफ़ा खर्चा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपका साथ देगा। तो ये एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मैं मेरी जो सेकंड रिकमेंडेशन थी लेक्चर कंप्यूटर साइंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बल्कि वो पहले मैं 2020 का जिसमें मैं नॉट रिकमेंड हुआ था वो मैं शेयर करूँगा, और तीसरा जो मेरी अगेन रिकमेंडेशन थी इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।